मैं एक मिशन पे हूं। वो मिशन ये है कि मैं हर एक ऐसे बच्चे की मदद करना चाहता हूं जो स्ट्रगल कर रहा है अपने आप को क्रिटिकली इवैल्यूएट करने में इन एसे राइटिंग। अगर आप भी एक ऐसे एस्पिरेंट हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। इस वीडियो को लाइक कर लेना, सेव कर लेना और इवन शेयर भी करना अपने बाकी दोस्तों के साथ जो स्ट्रगल कर रहे हैं इसी बात के लिए। देखो, तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं अगर हमने ऐसे में अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करना है। पहली बात तो आपको ब्लाइंड स्पॉट्स चेक करने हैं, बिकॉज आप नहीं अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट कर पा रहे हो, तो आपको एक न्यूट्रल व्यक्ति बन के अपने ऐसे को इवैल्यूएट करना है कि कहां पे आपके कंटेंट में स्कैर्सिटी है। दूसरी बात, व्हाइल इवैल्यूएटिंग योर एसे आपने ये भी देखना है कि जो आपको लगता है कि एग्जाम्पल सही लिखे हैं आपने, क्या आपने वो एग्जाम्पल्स, चाहे वो बहुत यूनिक एग्जाम्पल हो, क्या आपने उन एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन किया है? तो ये दूसरी बात आती है। और तीसरी बात, क्या आप अपने एसे को उसी माइंडसेट के साथ या उसी परसेप्शन के साथ इवैल्यूएट कर रहे हो जिस माइंडसेट के साथ एग्जामिनर आपके एसे को देखेगा। तो मैं यहां पे आपको एक एसे दिखाना चाहता हूं जो कि हमारे पेड स्टूडेंट का है। उन्होंने हमारे प्रोग्राम में, जो एसे के प्रोग्राम्स चलते हैं उनमें उन्होंने एनरोल किया था, उन्होंने एक एसे लिखा था और वो मैंने इवैल्यूएट करा है। आपको उनकी इवैल्यूएटेड कॉपी में दिखाना चाहता हूं। अच्छे मार्क्स, मतलब उन्होंने एसे अच्छा लिखा था तो 52 आउट ऑफ 125 मैंने दिए हैं। अब इस एसे में मार्क्स और भी आ सकते थे। एक अच्छी बात मेरे को इस एसे में ये लगी थी कि उनका कंटेंट बहुत यूनिक था, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स में वो ये नहीं समझा पाए कि वो ये एग्जाम्पल्स का मेंशन क्यों कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ये नहीं बता पा रहे कि कैसे ये एग्जाम्पल का एसेंस कोरिलेट करता है ऐसे के टॉपिक के साथ, तो आपकी बात अधूरी रह जाती है। तो टॉपिक मैंने दिया था, इनको टॉपिक जो मिले थे, आपको मैं टॉपिक दिखा देता हूं। सो इन्होंने जो टॉपिक इनको दिए गए थे उसमें से इन्होंने ये वाला टॉपिक चूज किया, कॉन्शियस इज अ मैन्स कंपास। मतलब इसमें लिस्ट ऑफ टॉपिक्स अभी मेरे को नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो टॉपिक इन्होंने चूज किया था वो ये था, कॉन्शियस इज अ मैन्स कंपास। चलो, यानी कि इस टॉपिक का मतलब हम समझ सकते हैं दैट हमारा मैन या वुमेन, कोई भी हो, इंसान हो, उनका जो कंपस है, अगर हम अपने मोरालिटी या नैतिकता की बात करें तो हम सबकी नैतिकता में कहीं ना कहीं हमारा ज़मीर आ जाता है। हमारा ज़मीर ही है जो हमें कहता है कि चल यार ये काम कर लेते हैं चाहे वो काम का आउटकम अच्छा है या बुरा है, आपका ज़मीर ही तो आपको ड्राइव कर रहा है। सो लेट अस से दैट अभी रात के 10 बजे हैं, तो आपका कॉन्शियस आपको ये भी कह सकता है कि यार मैं कहीं बाहर जाके पार्टी करूं, कोई मूवी देख के आऊं या बैठ के शराब पीऊं, आज फ्राइडे नाइट है, चिल करते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप में से कुछ वो चंद लोगों का जो कि शायद ये वीडियो देख रहे हैं, जो छोटे बहुत जो कुछ व्यूज इस वीडियो पे आएंगे, शायद आप में से कुछ बच्चे ये भी होंगे, कहेंगे नहीं यार, हमारा ज़मीर हमें कहता है कि चलो 15 मिनट का एक वीडियो देख लेते हैं सोने से पहले कुछ हमको नई इंफॉर्मेशन पता लगेगी, दैट बिफोर वी गो टू स्लीप वील गेट टू नो समथिंग न्यू, समथिंग इंसाइटफुल। सो अगेन इट इज योर कॉन्शियस व्हिच इज ड्राइविंग यू। It is always everybody's conscience which is driving all of us, and therefore that is ultimately a man's compass. अब इस एसे की शुरुआत कैसे करें? अब इन्होंने इस एसे में इंट्रोडक्शन में मदर टेरेसा का एग्जाम्पल दिया है। इन्होंने ये भी बताया कि मदर टेरेसा का क्या नाम था जब वो आए थे इंडिया में एज ए यंग 19-year-old गर्ल, एंड उन्होंने जब आया तो यहाँ पे देखा कि बंगाल में फेमाइन था 1943 में, 1929 में वो आए, 1943 में बंगाल में फेमाइन आया, which also shook her conscience, and therefore she also exposed herself to the chilling poverty and destitution in India, and she was guided by her conscience to establish the Missionaries of Charity in 1950 with the aim of providing free shelter and care to the destitute regardless of their background, कि वो हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, whatever। उनका relentless dedication to serve the marginalized earned her to the title of Mother Teresa and also the Nobel Peace Prize in 1979. Also, she was awarded the Bharat Ratna in 1980. Very good example. Details भी दी गई हैं, डेटा भी दिया गया है. Very good, all very good. सबसे अच्छी बात, उन्होंने यहां पे वो कंपेलिंग फैक्टर, देखो अंडरस्टैंड वन थिंग, कॉन्शियस इज द मैन्स कंपस, ये टॉपिक है, तो यानी कि आपको यहां पे कंपेलिंग फैक्टर भी मेंशन करना है कि कंपेलिंग फैक्टर क्या है जो आपके जमीर को ड्राइव कर रहा है एज पर दी एसे टॉपिक। सो अंडरस्टैंड वन थिंग, आपके कोई भी ऐसे का टॉपिक होगा, अल्टीमेटली द पर्पस ऑफ लाइक मी हेल्पिंग यू आउट इन द इवैल्यूएशन इज दैट गिवन एनी ऐसे टॉपिक, आपको इस बात का अंदाजा हो रहा है कि हर एक टॉपिक में कंपेलिंग फैक्टर होता है। सो व्हाट इज द कंपेलिंग फैक्टर? तो यहां पे कॉन्शियस इज अ मैन्स कंपस की बात हो रही है, तो यहां पे क्या कंपेलिंग फैक्टर था जिसके कारण इनके कॉन्शियस ने इनको कंपेल किया
कि इन्होंने इतना सारा काम किया फॉर द डेस्टिट्यूट एंड द पुअर इन इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड। हालांकि वो यहां से तो नहीं थी, वो तो यहां पे पैदा भी नहीं हुई थी, वो तो यूरोप से आई थी, राइट, नॉर्थ मैसेडोनिया में उनका जन्म हुआ था, लेकिन फिर भी इतना कुछ उन्होंने किया। तो एक इतना अच्छा एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन में देने से एक तो प्रभाव पड़ता है, दूसरी बात इन्होंने कोई ऐसा वैसा कोई ऑर्डिनरी एग्जाम्पल नहीं दिया जो कोई बहुत कोई कॉमन सा एग्जाम्पल होता है, बड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल दिया एक ऐसे व्यक्ति के बारे जिसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन जिस तरह से प्रेजेंट करा है, वेरी गुड। सो गुड इंट्रोडक्शन अच्छी है। देन आगे ये कुछ थ्योरेटिकली बातें मेंशन करते हैं, बिकॉज अंडरस्टैंड वन थिंग, एग्जांपल को थ्योरी के साथ रीइंफोर्स करना बहुत जरूरी है, ऑलराइट। देन ये कॉन्शियस के बारे में बात करेंगे कि कॉन्शियस क्या होता है। कॉन्शियस इज द इनर वॉइस ऑफ द इंडिविजुअल, समथिंग व्हिच लीड्स टू सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल, इट गाइड्स वन टुवर्ड्स समथिंग विच इज मॉरली राइट और मॉरली रॉन्ग। तो यहां पे अब ये सब्सटैंशियली थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं। सो अंडरस्टैंड वन थिंग, इंट्रोडक्शन में एग्जांपल दिया, एग्जांपल को रीइंफोर्स किया अब थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन के साथ, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। नाउ अब आगे जाके ये So which is very good. This is a continuation of the introduction जहां पे उन्होंने कॉन्शियस की बात करी है, बिकॉज आपने एग्जाम्पल दे दिया, एग्जाम्पल के जरिए आपने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया कि कॉन्शियस इज अ मैन्स कंपास। अब देन आपने कॉन्शियस के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, जो कि एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, विच इज वेरी गुड। तो इंट्रोडक्शन आपको होलिस्टिक हो गया। देन उसके बाद अब ये आगे बात करते हैं कि कॉन्शियस अपने आप में होना एक बात है, लेकिन कॉन्शियस का कोई फायदा नहीं जब तक आप में करेज ना हो, बिकॉज करेज ही है जो कि आपको मदद करता है कि आप अपने कॉन्शियस को फॉलो करें और आप अपने करेजियस माइंडसेट के साथ आप एज एन इंडिविजुअल आप स्टैंड लें ऑन इश्यूज जो कि आपकी कन्विक्शन के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं। लेकिन पीपल माइट सफर फ्रॉम लॉस अवर्जन, जहां पे दे टेंड टू फेयर कि यार अगर मैंने वो स्टैंड लिया तो व्हाट इफ आई एंड अप लूजिंग समथिंग, व्हाट इफ लाइक अगर मैंने अपनी कॉन्शियस की सुनी तो मैं कुछ फॉर एग्जांपल हमारे ऑफिस में होता है कि मुझे लगता है कि नहीं यार मैं अपनी कॉन्शियस की सुनूं और इस बात को मैं रेस करूं जो मेरे को बात एथिकल नहीं लग रही है, राइट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, लेकिन अगेन मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करूं आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। बट अगर हम ये सोच के चुप कर जाएं कि नहीं यार हम बोलेंगे तो फालतू में रिलेशन बिगड़ेगा, नहीं होना चाहिए ना, ऐसा बोलना चाहिए, राइट। सो अल्टीमेटली अब हमको ये भी देखना है कि कॉन्शियस तो आ गई हमारे अंदर, जमीर हमको बोल रहा है कुछ करने के लिए, लेकिन अब हमारे में करेज है कि हम बहुत को कन्फ्रंट करें। सो विद कॉन्शियस ऑल्सो कम्स कन्फ्रंटेशन। इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल थ्योरी दे दी, थ्योरी के साथ एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे बात उन्होंने रिलेट करी है निष्कर्म कर्मा के बारे, निष्कर्म कर्मा के बारे, जो कि हम भगवत गीता में भी सुनते हैं। और अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल अर्जुन कृष्णा का नहीं दिया, लेकिन इससे रिलेटेड एग्जाम्पल दिया है द केस ऑफ नाडिया मुराद, जो कि एक इराकी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने महीनों भर का कैप्टिविटी और सेक्सुअल स्लेवरी सही एट द हैंड्स ऑफ द आइसिस, लेकिन उनकी सफरिंग के बावजूद शी heard her inner voice and also fought for the rights of the Yazidi community. अब अगेन क्लासिक एग्जाम्पल जहां पे आपने पहले थ्योरी दे दी, थ्योरी के बाद आपने कॉन्शियस की भी बात करी, कॉन्शियस के बाद आपने करेज की बात करी, यानी कि इस एग्जाम्पल में परफेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। एक्सप्लेनेशन अच्छा है क्योंकि आपने इसमें कॉन्शियस और करेज की बात करी एंड ऑल्सो आपने इस बात को कोरिलेट करा निष्कर्म कर्मा के साथ, एंड देन आपने एक एग्जाम्पल दे दिया, वो भी एक यूनिक एग्जाम्पल है ना। तो वेरी वेल एक्सप्लेन। देखो ऐसे एग्जाम्पल्स आप भी देना सीखिए। जब आप ऐसे एग्जाम्पल्स देना सीखेंगे, जब आप इस तरह का कंटेंट लिखेंगे, आपका ऐसे वेल रिलेटेड होगा, वेल को रिलेटेड होगा विद द ऐसे टॉपिक, मार्क्स मिलेंगे बेटा, मार्क्स मिलेंगे, राइट। कितना अच्छा एग्जाम्पल यहां पे दिया है। देन आगे मैं आपके साथ एक और यहां पे एक डायमेंशन और पैराग्राफ आपके साथ शेयर करता हूं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आगे जाके उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, उन्होंने यहां पे बात करी, फॉर एग्जाम्पल या आगे लिखते हैं, empathy gap may prevent people from understanding other people's emotions and that can make them to ignore their inner voice. Recognizing the symptoms of personal suffering in others, this is helping people to shun selfishness and work for the greater common good. Now this was reflected in the life of the German industrialist Oskar Schindler, who was engaged in war profiteering in the Nazi Germany times. He was engaged in taking over the business of the Jews, being executed or imprisoned. लेकिन इनकी कॉन्शियस शुक। अब यहां पे इन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट को लिमिटेड एक्सप्लेन किया। व्हाट लेड कि उनकी कॉन्शियस शुक हुई, ऐसा क्या रीजन था, व्हाट एंड व्हाई वाज हिज कॉन्शियस शुक, उन्होंने इस बात के बारे में यहां पे मेंशन नहीं करा, ऑलराइट। उन्होंने ये मेंशन कर दिया, एक बहुत बड़े जर्मन बिजनेसमैन थे ऑस्कर शिंडलर, वो वॉर प्रॉफिटेरिंग में इंडल्ज कर रहे थे, जो ज्यूज परसिक्यूट करे जा रहे थे, मारे जा रहे थे, उनका फायदा उठा रहे थे। बट वन फाइन डे हिज कॉन्शियस शुक। व्हाट लेड टू हिज
What led कि उनके conscience was shook. अब उन्होंने यहाँ पे ये बात explain नहीं करी. So therefore I have to deduct marks, which means you have to give the compelling factor. You gave the example. You also gave the example of empathy. आपने यहाँ पे empathy की बात करी. Again theoretical reinforcement अच्छी है. देखो theoretical reinforcement अच्छी है. Example दे दिया, anecdote दे दिया. लेकिन again compelling reason. तो आप बात समझ पा रहे हैं. एक अच्छे example के साथ आपको theory तो देनी है, आपको एग्जाम्पल को भी बताना है, लेकिन कंपेलिंग रीजन उस एग्जाम्पल में क्या है भैया कि क्यों, वाई इज दैट एग्जाम्पल रिलेटिंग टू द थीम ऑफ द टॉपिक, उस बात को एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ऑलराइट, एंड सो ऑन. सो अगेन आगे जाके इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया जिसके कारण मेरे को फिर लगा कि वो कंप्लीट नहीं है. इन्होंने यहां पे लिखा कि व्हेन अ पर्सन्स कॉन्शियस इज शेकन अ पर्सन कैन अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन. It can lead to a different worldview of the person. However, a person may suffer from cognitive dissonance and experience discomfort when confronted with the, with the information that contradicts their existing belief. लेकिन conscience can enable people toward self-reflection and thereby lead to transformation. Theoretically बहुत अच्छी तरह से समझाया है. Theoretically fine. अब इसमें example दे रहे हैं. It was reflected in the life of Agni Sharma, who was a dreaded bandit. When he attempted to rob some sadhus, they pointed towards the sin he was committing, which shook his conscience and underwent on an inner transformation and turned to the path of peace and penance. Again, फिर ये कहते हैं, and he is today remembered not as a robber but as Valmiki, the author of the great epic Ramayana. His transformation from a robber to the author of the epic highlights the role of conscience. Now understand one thing. इन्होंने जो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी है कि वो साधुओं को चोरी करने के, साधुओं ने उनको अपने इसके पाप के बारे में बताया, which led him to the shaking of his conscience and all that. But understand one thing, fundamentally यहाँ पे perhaps 2 या 3 लाइंस में या 3 या 4 लाइंस में और substantiate कर सकते थे what was the compelling factor जिसके कारण इनकी conscience was shook. Again, very well presented, argument very well presented, articulated very well, coherence है, transition है, बहुत अच्छा ट्रांजिशन है, बहुत अच्छा कोहेरेंस भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल मार्क्स इन दैट. प्रॉब्लम कहां पे आ गई कि इन्होंने थोड़ा सा यहां पे मिस कर दिया कि एग्जैक्टली हुआ क्या व्हिच लेड टू द इनर ट्रांसफॉर्मेशन. सो फ्रेंड्स, आई कैन गो ऑन एंड ऑन. मतलब ये ऐसे मेरे को काफी अच्छा लगा था और मैंने काफी डिटेल्ड फीडबैक भी दिया है. तो अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि चाहते हैं एक्सेस टू सम गुड इवैल्यूएटेड एसे कॉपीज, तो एक काम करो, ये एसे इवैल्यूएशन कोर्स है, बहुत ही नॉमिनली प्राइस्ड है. इस पे भी 20% ऑफ आपको मिलेगा जब आप कॉल करेंगे, और ये आपको सितंबर 2026 तक वैलिड है. 10 एसे के टॉपिक्स आपको दे रहा हूं, उसके 10 मॉडल एसेस भी आपको मिलेंगे, प्लस उन 10 टॉपिक्स का इवैल्यूएशन मेरे द्वारा मिलेगा. 10 फरवरी तक, मेरी बात मानो, 10 फरवरी तक एटलीस्ट अपने एसे राइटिंग और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को गिव अप मत करो. बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अल्टीमेटली आपको अगर लगता है कि प्रीलिम्स के बाद आप ये सब बातें इंकॉर्पोरेट करोगे, टाइम नहीं मिलने वाला है. तो प्लीज टिल द 10th ऑफ फरवरी कंटिन्यू राइटिंग एसेज. अपनी प्रीलिम्स की तैयारी बेशक 15 जनवरी से शुरू कर लो, लेकिन टिल द 10th और द 15th ऑफ फरवरी कंटिन्यू राइटिंग 1 essay आफ्टर एवरी 10 days. और जो हमारा essay इवैल्यूएशन प्रोग्राम है उसमें आपको हर एक 10 दिन के बाद एक essay दिया जा रहा है. ये essay इवैल्यूएशन प्रोग्राम 10 नवंबर 2025 से शुरू हो चुका है. आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये सितंबर 2026 तक वैलिड है, लेकिन इसमें आपको एवरी 10 डेज के बाद एक एसे का टॉपिक दिया जा रहा है, मॉडल एसे भी दिया जा रहा है. आप अपने स्पीड के हिसाब से अटेम्प्ट करें, लेके और इवैल्यूएट करवाएं. अल्टीमेटली फायदा होगा, 4 नंबर आएंगे. 4 नंबर से आपको 4 नंबर तो नहीं, मतलब ऑब्वियसली अगर आपको लग रहा है कि आपके अभी स्कोर 80-90 बन रहा है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप अपने स्कोर रेंज को इंक्रीज करना चाहते हैं, बिकॉज देखिए एवरेज जो स्कोर है ना बच्चों का वो इस रेंज में आता है 80 to 100. लेकिन अगर आप अपने स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपने स्कोर को लेके जाना चाहते हैं 140 प्लस 130 प्लस की रेंज में, मैंने खुद 4 बार मेंस लिखा है, 140 प्लस स्कोर आया है मेरा 4 बार ही एसे में. सो कुछ ना कुछ बात होगी, जो मेरे पास कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ टैक्टिक्स हैं, कुछ तजुर्बा भी है कि ऐसे में क्यों इतने मार्क्स आए हैं, आपके भी आ सकते हैं. तो प्लीज गेट इन टच विद अस. इस पे 20% ऑफ भी आपको मिल रहा है. टोल फ्री नंबर है ये वाला, इस पे कॉल जरूर करना टू गेट एक्सेस टू दिस कोर्स. थैंक यू सो मच.